हेलो, हाँ जी, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आपके अपने YouTube चैनल जीके सुभाष विजन पर आपका हार्दिक स्वागत है। और इसी नाम से अपना टेलीग्राम है। ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सर्च मारिए जीके सुभाष विजन। हमने राजस्थान पुलिस के 4 मॉडल पेपर कर लिए। आज अपना 5वां मॉडल पेपर है। उससे पहले कुछ बात कर लेते हैं। कई विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे कि सर एग्जाम क्या जुलाई में ही होगा। शॉर्ट में समझा रही हूँ, कल पक्की न्यूज मिल जाएगी, परसों वीडियो आ जाओ, ठीक है। और यह मान के चलो को नहीं हो एग्जाम गयो आगे, फाइनली गयो, कोई डाउट नहीं है इसमें। कई विद्यार्थी के व्यू के चक्कर में देखो भाई, अभी तक ऑथेंटिक न्यूज किसी के पास नहीं है। हम कैसे कह सकते हैं? हाँ, जो भी आगे से रिपोर्ट मिल रही है उस आधार पर मैंने पहले भी बताया 90% आगे गया एग्जाम। आज कह रहा हूं 100% जुलाई में एग्जाम नहीं होगा। और कल एक अपनी फाइनली न्यूज है जो कहते हैं गुप्त सूत्र, वहां पर मैसेज क्यों आए, एक दिन लगेगा, न्यूज आ जाएगी अपने पास। तो उसके बाद में एक वीडियो बनेगा शानदार। तो 5वां आज का अपना मॉडल पेपर है, उसकी शुरुआत करते हैं। 61 नंबर प्रश्न है, इसमें क्या पूछा गया है भाई? श्रीरंगपट्टनम की संधि किन के मध्य व कब हुई थी? सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए श्रीरंगपट्टनम है कहां पर। किस राज्य में पड़ता है वर्तमान में? श्रीरंगपट्टनम वर्तमान में कर्नाटक राज्य में है। कहां पर है भाई? कर्नाटक में। इसके बारे में क्या पूछा गया है कि ये जो संधि है किन के मध्य व कब हुई थी? बताओ भाई। ऑप्शन ए मीर जाफर अंग्रेज के मध्य 1769 में, मीर कासिम व अंग्रेजों के मध्य 1757 में, टिप्पू सुल्तान व अंग्रेजों के मध्य 1792 में। उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए आंसर। सही आंसर लॉक करेंगे हम। सी आंसर है वो बिल्कुल सही होगा। टिप्पू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य ये संधि कब होती है? 1792 में। ये संधि एक कौन से युद्ध का परिणाम है? आंगल मैसूर तृतीय युद्ध है उसका परिणाम है। इस कारण ये संधि होती है अंग्रेजों और टिप्पू सुल्तान के बीच। श्रीरंगपट्टनम कहां पर है? कर्नाटक में। टिप्पू सुल्तान है वो कहां का शासक है भाई? मैसूर का। इसमें मैसूर का शासक है। और वैसे बात की जाए, मैसूर कहां पर है? कर्नाटक में। दो तीन बातें ध्यान में रख लियो। 1792 में संधि हुई है किस किस के मध्य? टिप्पू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य। टिप्पू सुल्तान कहां का शासक था भाई? मैसूर का। अगला क्वेश्चन है, अगले में क्या पूछा गया देखिए। 1857 की क्रांति में फैजाबाद में किसके द्वारा विद्रोहियों को नेतृत्व प्रदान किया गया? फैजाबाद की बात हो रही है। अपने को यह पता होना चाहिए कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कब होती है भारत में? 10 मई 1857। कहां से होती है? मेरठ यूपी से। सही है क्या? बताओ। और राजस्थान की बात करें तो 28 मई 1857 में राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहां से होती है? नसीराबाद छावनी से। नसीराबाद छावनी से। इस प्रश्न में पूछा गया इंडिया लेवल का है कि 1857 की क्रांति के समय फैजाबाद का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है भी नाना साहेब, अजीमुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला, कुंवर सिंह। बताइए सही आंसर बताइए भाई। सी आंसर लॉक कर दीजिए। फैजाबाद का नेतृत्व किसने किया था भाई?
मौलवी अहमदुल्ला ने। तो बताइए नाना साहब ने कहाँ का नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में? कानपुर का। कहाँ का? कानपुर का। अजीमुल्ला की बात करें तो अजीमुल्ला बताओ। अजीमुल्ला ने 1857 की क्रांति के समय फतेहपुर का नेतृत्व किया था। फतेहपुर कहाँ पर है? शेखावाटी में गए। ये शेखावाटी वाला फतेहपुर नहीं है, ये यूपी में पड़ता है। भी कुंवर सिंह ने। हालियो जी बता दूं, बिहार। बिहार में एक जगह है जगदीशपुर। जगदीशपुर का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने। कुमारंगो राज तो बिहार ही है, ध्यान में रख लियो। और बिहार में कौन सी जगह है? जगदीशपुर। नाना साहब ने कहाँ का नेतृत्व किया है? कानपुर का। अजीमुल्ला ने फतेहपुर का। मेन बात। और ये फैजाबाद का किसने किया है? मौलवी अहमदुल्ला ने। समझ आ रहे हैं? गर्मी बहुत है, पानी की बोतल हाथ में रखनी पड़े। 2 घूंट पिला दे, 2 घूंट पिला दे साथिया, बाकी मेरे पे छोड़ दे। अगला देखिए भी, क्या मीना जी सही लग रहे हैं? समझ आ रहे हैं? प्रतापी शासक सिंहण, जिसका शासनकाल 1210 से 1246 ईस्वी था, किस वंश का शासक था भाई? प्रतापी शासक, उसका नाम है सिंहण। उसका जो कार्यकाल है 1210 से लेकर 1246 तक है। कौन से वंश का शासक था भाई? यादव, गंग वंश, कदम वंश, काकतीय वंश? बताइए। महाराणा प्रताप कौन सा वंश को? कमेंट में यह बता दोगे तो सही आंसर होगा भी ए, यादव वंश का। सिंहण है वो यादव वंश से संबंधित था भी। महाराणा प्रताप भी बताओ कौन सा वंश को, कमेंट में बताओ। और वीडियो लाइक सब्सक्राइब सारा कर दीजिए, जो भी हो नहीं कर दीजिए, ठीक है। इसमें क्या पूछ लिया? कंगियूर तंगियूर नामक ग्रंथ की रचना किस लेखक के द्वारा की गई? कंगियूर तंगियूर बताओ। तारानाथ, मार्को पोलो द्वारा, इब्न बतूता द्वारा, अल बरूनी द्वारा? बताओ। आगे सारा प्रश्न पीडीएफ था ना, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो सही आंसर करेंगे ए, तारानाथ। कौन था भाई? भारतीय तिब्बती लेखक। अब देखो भाई, पिछले वीडियो में कमेंट आयो अति शानदार। जो भी प्यारे विद्यार्थी नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं वो भी हमारे, जो पॉजिटिव कर रहे हैं वो भी हमारे। कहते हैं ना कि अच्छो वर्ड से माड़ो है, आपको तो आपको ही हो है, वही होते। एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि सर तो नहीं बोला, क्या बताऊं कि फिजिकल तो सही लिखना सीख लो, क्या संस्कार है भाई। मैंने उसको जो रिप्लाई दिया अति शानदार, बड़ी इज्जत से। क्या है, कोई व्यक्ति अगर आपके खिलाफ मतलब नेगेटिव कर रहा है या फिर कोई अभद्र कमेंट कर रहा है, उसे आप पॉजिटिव में लेकर उसको शर्मिंदा करो ना। आप नेगेटिव कर दो वापस, फिर दोनों में अंतर क्या रहा? पढ़ो आगे, सही चलेगे। हाँ, किस वेद की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल के नाम से जाना जाता है? कौन सा वेद है उसकी हस्तलिखित ऋचाओं को खिल के नाम से जाना जाता है? ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद? यज्ञ से संबंधित है ये, हवन से संबंधित है, सामवेद संगीत से संबंधित है। तीसरा वीडियो में कंटिन्यू बता रहा हूं, जादू टोना से संबंधित है। ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन वेद है, इसमें 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल। इसके 8वें मंडल में, कौन से में? 8वें मंडल में जो ऋचाएं हैं उनको खिल नाम से जाना जाता है। एन सुरव बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी रोमन लेखक डाइमेक्स किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? बताओ। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, समुद्रगुप्त? बी एन सूर्य वो बिल्कुल सही होगा।
कमेंट में बताओ भाई, बिंदुसार कौन से वंश से संबंधित है? कमेंट में बताओ, मैं बता दूं, मौर्य वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है देखिए भाई, भवानी नाट्यशाला राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? जयपुर, उदयपुर, झालावाड़, जोधपुर। बताओ। सही आंसर होगा सी पे जाएंगे अपन। सी है वो बिल्कुल सही होगा। ये जो नाट्यशाला है झालावाड़ में है, ओपेरा शैली से संबंधित है ये। कौन सी शैली? ओपेरा शैली। निर्माण किसने करवाया था इसका भी? भवानी सिंह ने। इसके बारे में एक बात और कर लेते हैं। राजस्थान का एक रेलवे स्टेशन है, भवानी मंडी रेलवे स्टेशन, जो झालावाड़ में है। उसे राजस्थान का तो नहीं कह सकते, लेकिन राजस्थान और एमपी दोनों में है। एकमात्र रेलवे स्टेशन दो दो राज्यों में है। कौन कौन से में? राजस्थान और एमपी में। यह नाट्यशाला है कौन सी शैली में भाई? ओपेरा शैली। अगला क्वेश्चन, खिराड़ी राजस्थान की एक बोली है, इसका प्रभाव कौन से क्षेत्र में है? शाहपुरा भीलवाड़ा में, टोंक में, चंदबाजी जयपुर में, थानागाजी अलवर में। बताइए भाई, खिराड़ी बोली का राजस्थान में किस जगह पर प्रभाव है या किस जगह बोली जाती है? सही आंसर करेंगे बिल्कुल शाहपुरा भीलवाड़ा। ए आंसर है वो बिल्कुल सही होगा। टोंक में बताओ कौन सी बोली बोले जाए? ढूंढाड़ी बोले जाएगा। ढूंढाड़ी जयपुर के आसपास के जो क्षेत्र उसमें ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। अलवर में मेवाती। लो जी। अगला क्वेश्चन, उदयपुर महाराणा जगत सिंह सेकंड के दरबारी कवि कौन है भाई? नेक राम। उसके द्वारा रचित इनमें से कौन सी रचना है? जगत विलास, वंश समुच्चय, सहज प्रकाश, रसराज। बताइए। सही आंसर होगा बिल्कुल जगत विलास। सहज प्रकाश किसके द्वारा रचित है? सहजो भाई है। सहजो भाई। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के गुहिल वंश के समय का निर्धारण करने वाला व उस समय की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का उल्लेख करने वाला अभिलेख कौन सा है? मेरा थ्योरी का जो वीडियो है, मेवाड़ और राजस्थान की पॉलिटी के चल रहे हैं, क्योंकि अभी एग्जाम राजस्थान पुलिस का सर पर है तो मॉडल पेपर करवा रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है मैंने सेम करवा दिया है थ्योरी के वीडियो में। मेवाड़ का जो गुहिल वंश है उसके समय का पता और जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति है वो पता कौन से उल्लेख में मिले? अभी अभिलेख में सामोली का अभिलेख, बसंतगढ़ का, नांदसा यूप का अभिलेख, नगरी का अभिलेख। बताओ। आंसर बिल्कुल सही होगा। थ्योरी के वीडियो में करवा चुका हूं। सामोली का जो अभिलेख है 646 ईस्वी में कहां पर मिला? उदयपुर में। इसमें गुहिल वंश के बारे में मेन जो चीज है वो समय का निर्धारण है मिलता है। बसंतगढ़ का शिलालेख ये कहां पर है? सिरोही में। कहां पर है? सिरोही में। नांदसा यूप का अभिलेख ये कहां पर है? कोटा में। नगरी का अभिलेख ये कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न पढ़ा जाए। चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? बताओ। इजी सौ प्रश्न है। चित्रांग मौर्य, पृथ्वीराज चौहान, रतन सेन, बप्पा रावल।
ए आंसर है, बिल्कुल सही है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगन मौर्य ने कब करवाया? 734 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखो भाई, रज्जिल कौन से राजवंश का शासक था? ये भी हम पढ़ चुके हैं, हमने पीछे थ्योरी के वीडियो पढ़े थे इतिहास के, उसमें ये प्रश्न पढ़ चुके हैं। गुर्जर, प्रतिहार, चौहान, गोहिल, परमार। सही आंसर लॉक किया जाए ए। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है रज्जिल। राजस्थान में चौहान वंश, इसका उल्लेख कहां पर मिलता है कि इसकी उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई है? कौन से अभिलेख से मिलता है? बिजोलिया अभिलेख। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना या संस्थापक कौन है? वासुदेव चौहान। गुहिल वंश राजस्थान में कहां पर है? मेवाड़ में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लोकवाद्य जिसका संबंध है नारद जी से जोड़ा जाता है, क्या कहलाता है? नारद जी कौन से देवता हैं? बारिश के देवता। रावण हत्ता, कमायचा, बप्पंग, इकतारा। बताओ भाई सही आंसर। नारद जी है कौन सा वाद्य यंत्र रखते थे? सही आंसर लो कीजिए डी, इकतारा। रावण हत्ता पता है आपको? बाबूजी की फड़ में। कमायचा कोई फड़ में काम को नहीं आवे। ठीक है, बप्पंग, बप्पंग ये बताओ भाई तत्ववाद है या फिर सुशीरवाद है या फिर घन्यवाद है? बप्पंग है तत्ववाद यंत्र। कौन सा है? तत्ववाद। इसकी एक ट्रिक है, सार एक राज का बेहतर सूची सुदुख गुण है। आ लाइन एक बार था ना हार्ड लगे टाबरो, बाद में थारे याद हो जाए। सार यानी सारंगी, एक यानी एक तारा, रा यानी रावणता, जय यानी जंतर, का यानी कमायचा, ब यानी बप्पंग, र यानी रबाब, सु यानी सु, सु यानी याद करो सुदाको है कैसे सुक्काको इन टाइप में। ची यानी चिकारा, ठीक है, गु यानी गुजरी। ए 10-12 जगह वाद्य यंत्र है, तत्व वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न देखो भी, राजस्थानी साहित्य की रचना विरुद्ध छत्री किस शासक की शौर्य गाथा का उल्लेख है? सबसे पहले तो अपने ये पता होना चाहिए ये किसने लिखी है? दुर्सा आडा ने। दुर्सा आडा ने। इसमें महाराणा प्रताप है, उसकी शौर्य गाथा का उल्लेख है। बी आंसर है बिल्कुल सही। प्रश्न ये भी आ जाता है विरुद्ध छत्री के लेखक कौन है? दुर्साडा। दुर्साडा किस शासक के दरबारी हुए थे? महाराणा प्रताप के। विरुद्ध छत्री में किस शासक की शौर्य गाथा का वर्णन किया गया? महाराणा प्रताप। राजस्थान राज्य का शास्त्रीय नृत्य है घूमर, कथक, गेर, कथकली। बताओ। कथकली तो ये दक्षिण भारत का है भी। एक तो आउट हो गया, दूसरा और कर दे। गेर और बिल्लाम है। कथक ये जयपुर का है, जयपुर से शुरुआत हुई थी। घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य है। इसमें पूछा गया शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य का मतलब क्या होता है? कोई भी नृत्य जो नियमों से होता है, उसमें नियम लगाए जाते हैं। ये जो नृत्य वो नियमों से होता है, तो सही आंसर होगा कथक।
राजस्थान का एकमात्र या शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। सर्वप्रथम कहां पर लागू हुआ? जयपुर में। प्रमुख संगीत ग्रंथ स्वरमेल कलानिधि के रचनाकार कौन हैं? कौन सा है? स्वरमेल कलानिधि के रचनाकार। बताओ भाई। ब्रजपाल भट्ट, रामामत्य, मोहम्मद रजा, सोमपाल। बी आंसर लॉक कर दीजिए। ब्रजपाल भट्ट है वो किसके भाई? राधा गोविंद संगीत सार के। एक चीज हमने पहले पढ़ी थी, मोहम्मद रजा कल के पेपर में पढ़ी थी, नगमाते आसफी रचना के रचनाकार है। अगला प्रश्न देखिए। तैयारी क्या चले बताओ, और मॉडल पेपर क्या लग रही है ये बताइए। पुलिस का जो मॉडल पेपर है वो 3 या 4 करवा दिए। क्या आपको लग रहा है कि पुलिस के पैटर्न के आधार पर कोशिश की जा रही है? क्या ये बकवास लग रही है? बता दो कमेंट में, तो बताओ है ना जी। सब मर्जी लाके बताओ, लाइक कर दो, कमेंट में जो भी मर्जी लाके बता दो। तो भांबी, तमोटी, तपई आदि को राजस्थान की कला संस्कृति के किस विषय से संदर्भित किया जा सकता है? चित्रकला, खान पान, वेशभूषा, वैवाहिक रस्म। दुभामी, तमोटी, तपई, बताओ। वस्त्र होंगे, वस्त्र। कौन सा मेल खा रहे हैं? ये है राजस्थान के वस्त्रों, वस्त्र जो पहनती हैं स्त्रियां, उनसे संबंधित। सी आंसर लो कर दीजिए भी, सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, ग्रासिया जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या का संकेंद्रण राजस्थान के किस जिले में है? यानी मेन प्रश्न पूछा है, ग्रासिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक है? बाराम, सिरोही, उदयपुर में, प्रतापगढ़ में, बताओ। सही आंसर होगा सिरोही में। सिरोही में। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति मीणा, सर्वाधिक कहां पर है? जयपुर में। राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति भील, सर्वाधिक कहां पर है? उदयपुर में। क्लास में याद कर लो। राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति ग्रासिया, कहां पर है सर्वाधिक? सिरोही में। इनके अलावा देखो, ग्रासिया जनजाति है मोर पक्षी को अपना आदर्श मानती है। किसको? मोर पक्षी को। एक नक्की झील सुनी होगी आपने, नक्की झील कहां पर है? सिरोही में। इसका निर्माण किसने करवाया? किंवदंती के अनुसार इस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से करवाया था। तो गुरुजी अंग के लागू देखो, अपने हिंदू समाज में एक प्रथा है ना, कोई व्यक्ति की मृत्यु होगी तो उसकी अस्थियां कहां पर प्रवाहित की जाती है? हरिद्वार में। ग्रासिया जनजाति में जो मृतक व्यक्ति है उसकी अस्थियां नक्की झील में प्रवाहित की जाती हैं। समझ आ रही है? पढ़ लो ठाबरो, पढ़ ले मुना। क्यों डायलॉग है बताओ, कमेंट में बताइए, ये डायलॉग बताइए भी। पढ़ ले मुना, कोई टाइम है, किसका डायलॉग है बताइए कमेंट में। राजस्थान सरकार द्वारा टिड्डा चेतावनी संगठन स्थापित किया गया था। टिड्डा क्या होता है? ये जानवर होते हैं, छोटे छोटे मधुमक्खी होती है, इस टाइप में ये सामूहिक रूप से रहते हैं। अगर इन्होंने किसी फसल पर आक्रमण कर दिया तो वो फसल चौपट ही समझो। आते कहां से हैं? पाकिस्तान वहां में। तो इसके लिए पहले चेतावनी दी जाती है, जैसे राजस्थान में आएंगे तो चेतावनी के लिए एक संगठन बनाया गया है। वो कहां पर बनाया गया है? आंसर बताना है। जयपुर, जोधपुर, गंगानगर, बीकानेर। सही आंसर होगा बी, जोधपुर में बनाया गया है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से आते हैं
तो चेतावनी दी जाती है कि टिड्डा आ गए। उसके बाद जो भी सक्रिय कार्यकर्ता इनसे संबंधित वो कोशिश करते हैं इनको रोकने की या नष्ट करने की, ताकि कम से कम फसलों को नुकसान हो। राज्य में सर्वप्रथम किस रियासत में डाकण प्रथा को अपराध या गैर कानूनी घोषित किया गया? डाकण सुन रही है? बचपन में गांव में छोटा छोटा होता था, बराबर से बात करता नहीं कि डाकण अजय रात ने आई है कदी? आज तक तो आई को नहीं, आगे भी को नहीं आवे। ये पुराने टाइम में एक अंधविश्वास होता था, ठीक है। उस प्रथा को जब भी कोई मान लो किसी व्यक्ति पर डाउट हो गया कि नाइट में मतलब इसने कुछ गलत किया है, तो उसको सरेआम सजा दी जाती थी। एकमात्र अंधविश्वास था कि डाकण है वो बच्चों को खा जाती है, ये कर देती है, कुछ नहीं था। इस प्रथा को रोकने के लिए सर्वप्रथम किस रियासत ने प्रयास किया था भाई, बताइए? मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, बूंदी। सही आंसर होगा ए, उदयपुर रियासत में 1853 में। कब है? 1853 में। यहाँ का शासक था जे.सी. ब्रुक। किसने डाकण प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित किया था? अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए भाई। ग्रासिया जनजाति में विवाह के मुख्य प्रकार हैं, संख्या पूछिए, 1 2 3 4, बता दो। 3 प्रकार माने जाते हैं भाई, कौन सा? 3, सी आंसर सही होगा। तीनों प्रकार देखिए, नंबर 1 है मोर बांधिया विवाह, मोर बांधिया विवाह है। 2 नंबर है पहरावना विवाह है। 3 नंबर है ताड़ना विवाह है, ताड़ना विवाह है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मोर बांधिया क्या है, विवाह से संबंधित है, मृत्यु से संबंधित है, या फिर 2-3 अन्य ऑप्शन और दें। तो क्यों संबंधित है? विवाह से संबंधित है। मोर बांधिया विवाह कौन सी जनजाति से संबंधित है? गरासिया से। गरासिया जनजाति में कितने प्रकार की शादी हुए? 3 प्रकार की। आगे, मवेशियों के विक्रय के समय वसूले जाने वाले लाभ या कर को क्या कहते थे? मवेशी यानी जानवर, बकरी, भेड़, बेचा, ठीक है। बी मैंने राजा महाराजा ने पतो चल जाए तो वो कर ले तो बिन के करता भाई। चिंगोटी, कीणा, डांड, बिगोड़ी, बताइए? सही आंसर करेंगे ए, सिंगोटी कहते थे उसे। दान क्या होता है? अंतरराज्य व्यापार प्रकर, अंतरराज्य व्यापार प्रकर, यानी 2 राज्यों के बीच में अगर आपस में व्यापार कर रहे हैं वो कर लगता था, उसे क्या बोलते थे? दान। किस सूफी संत को आफताबे हिंद की पदवी है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, नरहड़ के पीर को पीर फखरुद्दीन, शेख सलीम चिश्ती को। आफताबे हिंद, हिंद का तोता किसे कहते हैं, बताओ? ए आंसर बिल्कुल सही होगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। लोग कीजिए। नरहड़ के पीर कहां पर है भाई? नरहड़ पिलानी तहसील झुंझुनू में इनकी दरगाह है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। यहाँ पर मेला कब लगता है? कार्तिक कृष्ण अष्टमी को। पीर फखरुद्दीन की मजार कहां पर है भाई? डूंगरपुर में है। डूंगरपुर। अगला क्वेश्चन, निम्न युग्मों में कौन सा असुमेलित है?
पतंग महोत्सव जयपुर में बिल्कुल सही है। दशहरा महोत्सव कोटा बिल्कुल सही है। डीग महोत्सव भरतपुर में बिल्कुल सही है। महावीर मेला या महोत्सव बूंदी ये गलत है। ये कहां पर होता है भाई? करौली में। पतंग महोत्सव जयपुर, इसके अलावा जयपुर में कौन सा महोत्सव होता है? हाथी महोत्सव है। हाथी महोत्सव है। पतंग महोत्सव कब मनाया जाता है? कौन से महीने में? जनवरी में। हाथी महोत्सव कब मनाया जाता है? मार्च में। हाथी का मार्च करना यानी आगे बढ़ना। दशहरा महोत्सव कोटा में कब मनाया जाता है? विजयादशमी को। डीग महोत्सव वर्तमान देखो, डीग है वो जिला बन गया तो डीग ही आएगा ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन, नकटी माता का मंदिर राज्य के किस जिले में स्थित है? अलवर, भरतपुर, सीकर, जयपुर। नकटी, बताइए नकटी माता का मंदिर। अलवर, भरतपुर, सीकर, जयपुर। जयपुर में है भाई। डी आंसर लॉक कर दीजिए। राजस्थान की एकमात्र देवी जिसकी पीठ की पूजा की जाती है, कौन सी माता है? बताओ ऑप्शन में। 12 में है, अंता 12 इतनी में बता दिए। अंता 12 में उसका मंदिर है। एकमात्र देवी जिसकी पीठ की पूजा की जाती है। ऑप्शन कमेंट में बताओ भाई। अकबरनामा में राज्य के किस शासक को हिंदुस्तान के तमाम दूसरे राज्यों राव व राजाओं से बड़ा बताया गया? अकबरनामा जिसमें राजस्थान के किस शासक को अन्य शासकों की तुलना में बड़ा बताया गया है? महाराणा प्रताप, कुंभा, राव मालदेव, चंद्रसेन। सही आंसर लोग होगा राव मालदेव को है अन्य शासकों में बड़ा बताया गया है या महान शासक बताया गया है। एक युद्ध होता है भी 1544 में, कौन सा युद्ध है? गिरी सुमेल का युद्ध। किस किस के बीच होता है? शेर शाह सूरी, अफगान शासक, और राव मालदेव। इस युद्ध में जीत किसकी होती है? शेर शाह सूरी की। लेकिन कहीं नहीं, राव मालदेव है जीते तो शेर शाह सूरी हो, लेकिन कंठम डांग दे दी। उसके बाद शेर शाह सूरी ने एक लाइन बोली थी, सुनी होगी आपने, कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। बस यह मान के चलो युद्ध विश्वासघात नहीं हुए मालदेव के सगे तो मालदेव युद्ध जीत जा। और वो युद्ध जीतता ही पूरे भारत पर अनुशासन करा, क्यों नहीं? सारो चले उधार। इसीलिए इसने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ये शब्द किसने कहे? शेरशाह सूरी ने। किस युद्ध के बाद? गिरी सुमेल युद्ध के बाद। कब हुआ? 1544 में। गिरी सुमेल जगह किस जिले में? वर्तमान में पाली में। ये टाइम हो गया 33 मिनट। तो ब्रिटिश शासन के अधीन पारित किस अधिनियम में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई? 1909, 35, 19, 1892। कौन से अधिनियम में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई? बताओ। अगर आपने भारत के संविधान में सर्वाधिक योगदान है तो कौन सा अधिनियम को है? 1935। तो इसमें भी सी, सॉरी वो बी है, 1935 का अधिनियम लॉक कर दीजिए। संविधान के किस अनुच्छेद में वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? यानी व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता का अभिलेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 23, 28, 19, 25। पता होना चाहिए आपको।
सी आंसर लो कर दीजिए। प्रस्तावना, जो जी पिछला वीडियो में पढ़े प्रस्तावना, इसमें आप ये बताइए स्वतंत्रता कितने प्रकार की बताई गई और न्याय कितने प्रकार के हैं और अवसर स्वतंत्रता और न्याय बता देते तो कितने प्रकार का है। 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है और 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। ये पिछले वीडियो में करवा चुके हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। दमन दीव संघ शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। मद्रास, कोलकाता, मुंबई, केरल। सही आंसर लो कर दो भाई, सी बंबई। याद कर लीजिए, मारे दादे गो दम, मारे दादा को दम, दादा रो दम आज धर्म है कि कौन नहीं। ताजा उदाहरण देख लियो, जैसलमेर को वीडियो वायरल हो रही है, ठीक है ना। मांगे और कौन कर सका, पुरानी मशीना है, मांगो मुकाबलो आज भी कौन कर सका पा, ठीक है। अगर वे आज भी हाथ पकड़ लें तो छुड़ा कौन सको थे, अपने आप में मोटियार को नहीं, किन्नी आनी जाने को नहीं। कई बार तो जिम भी करे, ऐसे कर दे वो क्या मनाया फिर बूढ़िया देख दी हाथ पकड़ लिया नहीं, बह में रह जाओ छुड़ा हुआ को नहीं। अब देखो भाई, मारे दादा को दम, मारे यानी महाराष्ट्र, कौन सा है, महाराष्ट्र। दादा यानी दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली। गोवा, कौन सा, गोवा। दम यानी दमन दीव, दमन दीव। अभी इनको जोड़कर एक कर दिया है तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली, गोवा, दमन दीव। इन चारों का जो उच्च न्यायालय है वो कहां पर है, मुंबई में है, ठीक है। ये ध्यान में रखने वाली बात है। हमारे दादा गौतम, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। आवाज है, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है मित्रों, बताइए। 163, 140, 123, 132, बताओ टाबरो, बताओ कमेंट में। सही आंसर होगा सी 123 के तहत। अगर मान लो लोकसभा और विधानसभा दोनों ही सत्र नहीं चल रहे या फिर उनमें से एक नहीं चल रहा है तो मंत्रिमंडल की अनुमति से राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 123 का प्रयोग कर अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन ये कितने दिन तक लागू रहता है, 6 सप्ताह तक। उसके बाद संसद का सत्र चालू होता है, उसमें ये अध्यादेश पारित करना अनिवार्य है, नहीं तो 6 सप्ताह बाद समाप्त माना जाएगा। राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति तो 123 ग्रह 1 2 3, राज्यपाल की बताओ। उल्टो कर दो टाबरो, बालको उल्टो करो, देखो 2 विचलन पहला लियो फिर 1 3। राज्यपाल है वो अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। भाषाई आधार पर राज्यों की पुनः संरचना या गठन किस वर्ष किया गया, बताइए भाई। भाषा के आधार पर राज्यों का जो गठन है वो किस वर्ष किया गया। देखिए 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में आयोग बनता है। कब बनता है, 1953 में। ये रिपोर्ट कब देते हैं भाई, 1955 में। और 1956 में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम
कौन से राज्य का गठन किया जाता है? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश यानी भाषा के आधार पर बनने वाला पहला भारत का राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। करो आंसर से 56 54 सामने पड़े हुए। ए आंसर वो बिल्कुल सही होगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत में संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? बता दो टाब्रो। 8वीं में। एक डायलॉग और बता दो। हाँ मुना क्या कर रहे? बताओ। हाँ मुना क्या कर रहे? कौन कहता है? कौन सा टीचर है मुन्ना जिसका फेमस शब्द है? मेरे तो याद है आज तक। कमेंट में बताओ आप। अगला क्वेश्चन है, भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस देश के साथ है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। ये तो आपको पता ही होनी चाहिए। बचपन में MBA किया तो नॉर्मल 100% है। सर्वाधिक सीमा क्यों लगे? बांग्लादेश कितनी है? लगभग 4096 किलोमीटर। और सबसे कम अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कितनी है? 106 किलोमीटर। 55 यानी सर्वाधिक बांग्लादेश, 6 यानी उसके बाद चीन, 5 यानी उसके बाद पाकिस्तान, 9 यानी उसके बाद नेपाल, में म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। सर्वाधिक याद रख लेना कितनी है? 4096 और सबसे कम 106 अफगानिस्तान के साथ। बचपन में MBA किया, कर लीजिए MBA, BA B.Ed कर सको। आगे चलो उधर आगे। निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर नहीं है? अगर आप भारत का मैप भर सकते हो, आपको मैप का आइडिया है, तो इस प्रश्न को याद करने की जरूरत नहीं है। टन टन टन, ये बताओ कतरा उमड़े वो भारत को मैप है। आओगी पश्चिमी तट और पूर्वी तट। आंसर था नहीं बताना। देखो पारादीप, ये यहाँ पर होगा। ये है पारादीप। कोलकाता, पारादीप यहाँ पर नहीं है भाई, यहाँ पर तो कोलकाता होगा। अच्छा पूर्वी तट पर नहीं है, सही है बिल्कुल। पारादीप यहीं पर है, कोलकाता यहाँ पर है, विशाखापट्टनम में यहाँ पर है, और कांडला है यहाँ पर है। कई बार पर्सन वो कंफ्यूज कर देता है। ये बात मैं कई बार पीछे वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप अच्छे विद्यार्थी हो, आपकी अच्छी तैयारी है, 2 सेकंड या 3 सेकंड का एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। पर्सन को सही तरीके से पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, पूछा क्या गया है वो बताना है। अभी मैं मात खा गया हूं आपके सामने। इसमें पूछा गया कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर नहीं है। मैं आंसर पहले ही निकाल रहा हूं। नहीं शब्द को नहीं पढ़ा है, ओवर कॉन्फिडेंस, ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है, अभी जैसे मेरे को पहुंचा रहा था। तो कांडला बंदरगाह है, ये पश्चिमी तट पर है। सही आंसर क्या होगा? डी। बाकी सभी पूर्वी तट पर है। ये बात आप लिख लो आज से। जब भी कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठो, प्रश्न को 2 बार पढ़िएगा, भले ही आपको आ रहा हो। 2-3 बार पहले बता दिया प्रश्न। आगे है, वायुमंडल में प्रमुख मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती हैं? समताप, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, भामंडल। बताओ। सी आंसर लॉक करेंगे। जो भी मौसमी घटनाएं, बारिश आंधी जो भी आती हैं, कौन से मंडल से आती हैं? क्षोभ मंडल से। उसके बाद कौन सा है भाई? समताप मंडल। समताप टाइम ज्यादा हो गया नहीं तो 500 करवाता। समताप, क्षोभ मंडल, ठीक है। ये नीचे नीचे उसके बाद समताप,
इन दोनों के जो बीच की सीमा उसे कहते हैं क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा, इसकी ऊंचाई होती है 18 किलोमीटर तक। अगला क्वेश्चन, नीचे उल्लेखित चट्टानों में कौन से प्रकार की चट्टानों में जीवाश्म पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है? बताइए आंसर में। सर्वाधिक जीवाश्म किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? हमें से क्या हो गया, बताइए। आग्नेय कायांतरित अवसादी, आग्नेय व कायांतरित, आग्नेय कायांतरित अवसादी डी। ठीक है, तो सही आंसर होगा अवसादी, सी लॉक कर दीजिए। अब देखिए भी, एक हो गया आग्नेय, उसके बाद हो गया अवसादी, अवसादी, उसके बाद होता है कायांतरित, कायांतरित। आग्नेय चट्टान होती है, इसे प्राथमिक चट्टान कहते हैं। जब ज्वार उठता है और वापस धरातल पर पड़ता है, जो लावा जमता है ना, वो आग्नेय चट्टानों में आती है। उदाहरण के लिए ग्रेनाइट है, वो आग्नेय चट्टान है। कौन सी? ग्रेनाइट। अवसादी चट्टान, इस आग्नेय चट्टान को अपरदन के माध्यम से दूसरी जगह ले जाकर इकट्ठा करती है, उसे क्या बोलते हैं? अवसादी। यहां पर सर्वाधिक जीवाश्म पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए चूना पत्थर, चूना पत्थर। कायांतरित चट्टान, उदाहरण के लिए हीरा, जैसे कोयला है, काफी समय बाद हीरे में चेंज हो जाता है। निम्न ग्रहों में कौन सा ग्रह बारह ग्रह नहीं है? अब पढ़ लियो है, कल बताए थे वीडियो में। ये है सूर्य, लो जी, बुध, बुध के बाद है शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, बृहस्पति के बाद है शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, ये जो चार हैं ग्रह, ये हैं आंतरिक। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये है 12 ग्रह, यानी बाहरी साइड के। तो इसमें पूछा गया 12 ग्रह कौन सा नहीं है, यानी बाहरी साइड का कौन सा नहीं है? बता दो भाई। बृहस्पति है, पृथ्वी नहीं है, बिल्कुल सही आंसर होगा बी। शनि भी 12 ग्रह, अरुण भी बाहर की साइड का ग्रह। बुध ग्रह सर्वाधिक सूर्य के नजदीक है। शुक्र को पृथ्वी की बहन कहते हैं क्योंकि नजदीक है, या फिर इसकी जुड़वा कहते हैं। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? आसमान से, यानी 70% धरातल पर पानी है, तो आसमान से देखने पर पानी वो नीला दिखाई देता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। बृहस्पति, शनि सर्वाधिक छल्लों वाला ग्रह, अरुण, वरुण, यानी सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण। अगला प्रश्न देखिए, भूपटल की रचना सामग्री में सर्वाधिक मात्रा प्रतिशत किस तत्व की पाई जाती है? बताइए। सिलिकॉन, आयरन, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन। सही आंसर होगा डी, लॉक कीजिएगा भाई। ऑक्सीजन की मात्रा है सर्वाधिक पाई जाती है 46.04 या 06। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, यानी इस वीडियो का, सॉरी। भारत के भू विभाजन के आधार पर भारत के उत्तरी विशाल मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 5। कितने? 5 भौतिक प्रदेशों में भारत को बांटा गया है, और राजस्थान को 4। तो उत्तरी विशाल के मैदान है, वहां पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? लाल दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। सही आंसर होगा बिल्कुल और बिल्कुल बी आंसर लो कीजिए, जलोढ़ मिट्टी। और ये वीडियो आज यहीं तक चल रहा है, आगे बात करेंगे नेक्स्ट, यानी 106 से लेकर 150 तक। समय के अभाव में कल बनाएंगे वो वीडियो। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।
जीके सुभाष विजन टेलीग्राम और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।